आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। सत्याग्रह में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्याग्रह। आज से सीतापुर में समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो गया है, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बाद अब समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की ट्रेनिंग के लिए सीतापुर में एक और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसके पहले दिन सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव दोनों शामिल हुए। इस शिविर के जरिए सपा अपने कार्यकर्ताओं को सोशल इंजीनियरिंग पर काम करने के गुर बता रही है। साथ ही 3000 बूथ कमेटी के सदस्यों को गांवों में वोटरों से सीधे संवाद और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन, पार्टी के मुद्दों से जनता को जोड़ने और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान पर जोर दे रही है। इस शिविर में समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स खुद पहुंच रहे हैं और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों को गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ को मजबूत करके और बूथ को यूथ के द्वारा मजबूत करके कैसे जीत दर्ज करनी होगी। इसके पहले सपा ने कभी पार्टी का गढ़ रहे लखीमपुर खीरी में भी 5 और 6 जून को 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया था और अब सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर के बाद पूरी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों में उतर जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, आपको रूबरू करवाएं। देहरादून से बड़ी खबर ये कि पुलिस ने 4 साल से बंद कमरे में एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक पर पाकिस्तान तक जानकारी देने का आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचाने का आरोप है। 5 वक्त का नमाज भी पढ़ता था हिंदू लड़का, ये बात भी सामने आ रही है। युवक पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। पाकिस्तान के संपर्क में युवक था, क्या जानकारी इसी को लेकर इसी को देने के लिए विनोद मेरे साथी जुड़ चुके हैं। विनोद, कौन ये युवक है, क्या जानकारी इसको लेकर मिल पाई है अभी तक? दीपा, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से है कि देहरादून के डोईवाला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और 4 साल से ये युवक बंद कमरे में था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि ये युवक पाकिस्तान के संपर्क में भी था। फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए तमाम जानकारी भारत की और उत्तराखंड की पाकिस्तान को मुहैया कराता था। इस तरीके की सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अभी तक जो जांच पुलिस कर रही है, आखिरकार कौन से एंगल में ये युवक तमाम जानकारी दूसरे देशों और खासकर पाकिस्तान को पहुंचाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये हिंदू लड़का है और गढ़वाल के किसी क्षेत्र से बिलोंग करता है, लेकिन बंद कमरे में ही ये 5 समय की नमाज भी पढ़ता था और दूसरों को इस्लाम धर्म अपनाने की भी बात करता था। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है, जिसको लेकर पुलिस के बड़े अफसर डोईवाला थाना में इससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे उत्तराखंड को लेकर हो या फिर। अच्छा, 4 साल से ये कमरे में बंद होकर के विनोद, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ये जानकारी मुहैया करवा रहा था और 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। 4 साल से कमरे में बंद था, अब कैसे अचानक से ये जानकारी पुलिस को मिली? किसने ये सूचना पुलिस को दी? बिल्कुल, और अभी तक क्यों नहीं जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, 4 साल से ये बंद कमरे में रहता था। महीने 2 महीने में कुछ ही समय के लिए निकलता था, लेकिन हिंदू संगठनों के माध्यम से जब देखा गया, कुछ जानकारी हिंदू संगठन के कुछ लोगों को मिली, उन्होंने खबर पुलिस को दी और उसके बाद में पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और अब ये गिरफ्तार हो चुका है। वाला थाने में इसको बैठा कर हिंदू है और उसके बाद धर्म को अपनाने के लिए लोगों को उकसाता था। पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में भी ये बताया जा रहा है, जैसे सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी लोगों के संपर्क ये करता था फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के जरिए। तो महत्वपूर्ण बात यही कि आखिरकार कौन सी जानकारी ये भारत की या उत्तराखंड की अन्य देशों को या पाकिस्तान के लोगों को दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लड़का अभी फिलहाल डोईवाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके से अभी इनको मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में और पाकिस्तान को ये जानकारी इंडिया और उत्तराखंड के बारे में मुहैया कराता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, डोईवाला थाने में अभी पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, इससे पूछताछ हो रही है और भी जो जानकारी मिलेगी पुलिस वो साझा करेगी। आप नजर बनाए रखे विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सीतापुर के नैमिषारण्य में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सपा ने भाजपा के खिलाफ हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल और शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को असुर बता दिया है।
धार्मिक पहचान रखने वाले नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समाजवादी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि गढ़ने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को असुर बताते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ता असुरों का नाश करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हो गए हैं, अब ये उत्तर प्रदेश में खास तौर से, जहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है, तो उस मनोवृत्ति को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन शिवपाल और रामगोपाल के इस बयान पर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव के प्रशिक्षण शिविर के लिए ऋषि मुनियों की धरती नैमिषारण्य को चुनना ही भाजपा की वैचारिक जीत है। जो इस्लामवाद था वो पराभूत हो गया है, इसलिए जो है हिंदुत्व का परचम उठाने के अलावा अब उनके पास विकल्प क्या बचा है। नैमिषारण्य में अखिलेश ने पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के अलावा साधु संतों और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी लिया और इससे ठीक पहले भाजपा को असुर बताने वाले बयान से ये साफ हो गया है कि सपा अब खुद की अल्पसंख्यकों की करीबी पार्टी वाली छवि को बदलने में जुट गई है। अब आइए सत्याग्रह में आगे बढ़ें। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लव जिहाद जैसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी जिले के बड़कोट का है, जहां 2 नाबालिग बहनों को गुमराह कर भगाने की कोशिश की गई। हालांकि इस कोशिश को स्थानीय लोगों की मदद से नाकाम कर दिया गया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि नाबालिगों को भगाने वाला युवक यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जिसने अपना धर्म छिपाकर लड़कियों को गुमराह किया और लालच देकर भगाने की फिराक में था। और ये लड़का जो है मुजफ्फरनगर का है और लड़की को ये कह के कि हम वहाँ जाके शादी कर लेंगे या फिर क्या नाम उसका नौकरी दे देंगे और मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद के मामलों की सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के डेमोग्राफिक में बदलाव पर चिंता जाहिर की है। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस का मानना है कि मामले खुल रहे हैं, जिसके पीछे पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति को बड़ी वजह बताया है। जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं, उनके जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए, ये सामने। एक तरफ उत्तराखंड सरकार जहां धर्मांतरण कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो राज्य में लगातार लव जिहाद के मामले सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पिछले 1 महीने में ही करीब 13 लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से नौकरियों की सौगात दी है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं। गत 5-6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थियों को चयन के लिए सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप में से जितने भी चयनित हुए हैं, आप में से किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई किसी भी प्रक्रिया में, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस मौके पर सीएम योगी ने दिमागी बुखार जैसी बीमारियों पर पूरी तरह नियंत्रण करते हुए राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तारीफ की। बहुत सारे मामलों में तो नेशनल एवरेज और नेशनल एवरेज से भी अच्छा उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया गया। सीएम योगी ने नए स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है कि वो गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सही आंकड़े फीड हों। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी 10 महीने का समय बचा के इसके मद्देनजर भाजपा अपने सियासी समीकरणों के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। भाजपा ने यूपी में ओबीसी वोटरों को जोड़ने के लिए आरएसएस की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा यूपी की सभी 17 नगर निगमों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी का ओबीसी मोर्चा 14 जून से 20 जून के बीच धन्यवाद मोदी और ओबीसी सम्मेलनों का आयोजन कराने वाली है।
इसमें खासतौर पर पिछड़े वर्ग के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इन सम्मेलनों में पिछड़े वर्ग के नेताओं के जरिए मोदी सरकार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हुए काम को बताकर इस प्रबुद्ध वर्ग को अपना बनाने की तैयारी है। भाजपा यूपी के अलग अलग जिलों में पिछड़े वर्ग के ग्राम प्रधानों से लेकर सांसद तक संवाद करेगी। धन्यवाद मोदी सम्मेलन के माध्यम से ये सारा विषय हम सभी 17 महानगरों में रखने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में 35% ओबीसी वर्ग के नेता मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में ओबीसी समुदाय को मजबूत करने के प्लान के तहत भाजपा मुखरता के साथ जनता के बीच जाने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ देश में विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा एकला चलो की राह पर चलने के लिए पूरी तरीके से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। हाथी की चाल की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनने के लिए मंथन कर रही है। बसपा के सभी मंडल कोऑर्डिनेटर्स सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए 2 से 3 मजबूत नामों का पैनल बनाने में जुटे हैं। ये नाम पार्टी अध्यक्ष मायावती तक भेजे जाएंगे। पार्टी सुप्रीमो मायावती खुद इन नामों पर अंतिम नाम पर मुहर लगाएगी। इसके अलावा 2024 को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रभारियों को रोजाना बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उस जगह पर उन्हीं की बिरादरी के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही पदाधिकारियों को इससे पहले जो टास्क दिए गए थे, उसकी भी समीक्षा की जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती भी 2024 चुनाव को देखते हुए बिसात बिछा रही है। लगातार चुनाव हारने के बाद बसपा लगातार नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। खबर ये भी है कि पार्टी संगठन में अब दलित और मुस्लिम चेहरों को तवज्जो देकर चुनावी समीकरण को और कसने वाली है। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के अलावा रायबरेली में भी सक्रियता बढ़ा दी है। स्मृति ईरानी आज रायबरेली के दौरे पर थी, जहां उन्होंने समस्याएं सुनने के लिए जन चौपाल लगाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के छतो ब्लॉक के एक गांव के दौरे पर पहुंची, तो वहीं पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसी चौपाल में एक बुजुर्ग पेंशन न मिलने की अपनी शिकायत लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास पहुंच गए, जिन्होंने प्रियंका गांधी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी थी, जिसे देखकर स्मृति ईरानी हंसने लगी। बाद में बुजुर्ग अपने गमछे से अपनी टी शर्ट पर छपी प्रियंका गांधी की तस्वीर छिपाने लगे, लेकिन स्मृति ईरानी ने बुजुर्ग की समस्या सुनने के बाद अफसरों को उसे सुलझाने के निर्देश दिए। बदलाव की भावना से हम अमेठी आए और बदले की भावना से हम अपनी राजनीति नहीं करते। मैं आभारी हूं कि आपने आज स्वयं इस बात का प्रमाण देखा। प्रशासनिक मर्यादा में रहकर जनता के साथ पक्षपात ना हो, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा संकल्प है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का दौरा किया और विंध्याचल मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद भी लिया। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री का विंध्याचल दौरा खास था। हेलीकॉप्टर से विंध्याचल पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। माता के दर्शन पूजन के बाद डिप्टी सीएम ने विंध्य धाम विंध्य कॉरिडोर योजना का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार का संकल्प है कि जिस तरह अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम बनाया जा रहा है, ठीक वैसी ही तैयारी विंध्याचल धाम के लिए भी की जा रही है। और स्टेट सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। विंध्य कॉरिडोर का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। 331 करोड़ रुपए से विंध्य धाम का विस्तारीकरण किया जा रहा है। विंध्य धाम में अहरोरा के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मां के दरबार में 1941 लाख में 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। 902 लाख रुपए में पक्का घाट गली पर खर्च किए जा रहे हैं। 205 करोड़ की लागत से कोतवाली रोड का कायाकल्प किया जा रहा है। फिलहाल परिक्रमा पथ पर 130 पिलर बनकर तैयार है। अब तक मां विंध्यवासिनी के धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परेशानी होती थी। मामूली सुविधाओं के लिए भी उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। सरकार का दावा है कि अब ये सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं।
प्रयागराज में जिस सरकारी जमीन पर कभी अपने आतंक के दम पर अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था, आज उसी जमीन पर बनाए गए फ्लैट्स को निम्न आय वर्ग के लोगों को सौंप दिए गए। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में जिस जमीन पर ये 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं, उस जमीन पर कभी माफिया डॉन अतीक अहमद ने कब्जा करके रखा था। लेकिन योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस जमीन से अतीक का कब्जा हटाकर यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत जो फ्लैट्स बनाए, उन्हें लॉटरी प्रक्रिया के तहत अब गरीबों को आवंटित कर दिया गया। इसमें सारी आधुनिक व्यवस्थाएं, पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है और यहाँ के जो लोग हैं उनके अपने कुछ प्रोग्राम करने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, ऐसा कोई उनका प्रोग्राम हो उसके लिए इसके टॉप फ्लोर पे उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, लोग जाकर वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। इन 76 फ्लैट्स के लिए आरक्षण के तहत कुल 1590 आवेदन को मंजूरी दी गई थी। लॉटरी प्रक्रिया के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सभागार में सभी आवेदकों को बुलाया गया और पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी निकाली जाने लगी और अपने नाम का ऐलान होते ही फ्लैट पाने वाले भावुक हो गए। महत्वाकांक्षी योजना इसलिए है क्योंकि माफिया के कब्जे से खाली करी गई ज़मीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जाने की ये जो योजना है, उस तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है और सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट गरीबों को दिए जा रहे हैं। लूकरगंज में पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट पाने वालों ने घरों का आवंटन होने पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का आभार जाहिर किया, क्योंकि ये लोग अब तक जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों के सिर पर अपनी छत है। अमेरिका के हवाई द्वीप में मौजूद किलावा ज्वालामुखी 3 महीने के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। धरती के अंदर सुलगते लावा का उठता गुबार, ये तस्वीर डराने वाली है। हवाई द्वीप में स्थित किलावा ज्वालामुखी पिछले 3 महीने से शांत था, लेकिन बुधवार को अचानक से ज्वालामुखी से लावा फूटने लगा। ज्वालामुखी से बड़े पैमाने पर लावा बाहर आ रहा है। सतह से काफी ऊपर तक धधकते लावा का उफान देखा जा सकता है। किलावा ज्वालामुखी सक्रिय होने से आसपास का क्षेत्र सुलगते लावा से भर गया है। ज्वालामुखी के पास बहते मैग्मा या फिर लावा की झील जैसी बन गई है, जबकि आसमान धुएं से काला हो गया है। किलावा ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो कि पिछली बार जनवरी में सक्रिय हुआ था और मार्च तक ज्वालामुखी में विस्फोट दर्ज किए गए थे। मार्च में किलावा ज्वालामुखी शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर सक्रिय है। ज्वालामुखी पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था हवाई ऑब्जर्वेटरी का दावा है कि नया विस्फोट ज्वालामुखी के क्रैटर के पास हुआ है। किसी नई दरार का अब तक पता नहीं चला है। फिलहाल ज्वालामुखी में नए सिरे से विस्फोट का अध्ययन जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।